पेज नंबर 3 निकालो, उस पे कुछ हेडिंग्स दिख रहे हैं, केप्लर्स लॉ दिख रहे हैं। उसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केप्लर्स लॉ फर्स्ट, केप्लर सेकंड लॉ एंड केप्लर्स थर्ड लॉ। 3 लॉ है, हमें एक करके लॉज देखने हैं। अब ये जो लॉज है वो केप्लर एक साइंटिस्ट ने खुद बनाए हुए हैं, इसलिए उस लॉज को उनका नाम दिया है। साइंटिस्ट की हिस्ट्री पढ़ना है, ये सेल्फ स्टडी है, बट तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से केप्लर्स के लॉज भी इंपॉर्टेंस होते हैं, केप्लर की इंफॉर्मेशन नहीं। सो हम लोग लॉज पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले कुछ बेसिक छोटी चीजें हैं, वो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग लॉ पर आ जाएंगे, चलेगा। तुम लोग को पता है कि हमारा जो प्लैनेट है, प्लैनेट सिस्टम या फिर सोलर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। सो जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पर सन है और अदर प्लैनेट्स ऐसे अलग अलग जगह पे होते हैं, ये तुम्हें पता होगा, तुम लोग ने देखा होगा। सो तुम लोग को शेप पता है क्या, कौन से शेप में वो होते हैं? जस्ट काइंड ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ऐसे कोई शेप में होता है, कुछ पता है? नॉर्मली कौन से शेप में होंगे सारे? सर्कल। इतना बेसिक तुम्हें लगता है कि सर्कल है। चलो, सर्कल कैसे होता है? ऐसे, राइट। सर्कल को जो ये पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं? सेंटर। फिर से बोलो, सेंटर। वेरी गुड, सेंटर। और सर्कल का जो ये साइड वाला पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कल ही हम लोग ने डिस्कस किया था। वेरी गुड, सरकमफेरेंस। सो ये होता है सर्कल, ये सर्कल का सेंटर और ये सर्कल का सरकमफेरेंस। क्लियर है? बट हमारी जो सोलर सिस्टम है वो सोलर सिस्टम सर्कुलर शेप में नहीं है। हमारी सोलर सिस्टम है थोड़ा सा जो ओवल शेप होता है उस शेप में है, ओवल शेप बोलते हैं। बट साइंटिफिक लैंग्वेज में इस शेप को बोला जाता है एलिप्स। क्या बोला जाता है? एलिप्टिकल शेप है ये, इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में एलिप्स ऐसे बोला जाता है। क्या बोलेंगे? एलिप्स। क्या बोलेंगे? एलिप्स। यहाँ पर एक सेंटर नहीं होता, यहाँ पर 2 होते हैं और इसे सेंटर नहीं फोकस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। वेरी गुड। ये है एलिप्स का एलिप्टिकल शेप, ये है फोकस पॉइंट। देयर आर 2 फोकस पॉइंट। यहाँ पे सेंटर कितना होता है? एक ही होता है, बट यहाँ पे फोकस पॉइंट कितने होंगे? 2 होंगे। और ये जो बाहरी वाला हिस्सा होता है इसे क्या बोला जाता है? सर्कल के बाहरी भाग या फिर पार्ट को हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। एलिप्स के बाहर वाले पार्ट को हम लोग एलिप्टिकल पाथ क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल पाथ। क्या बोलेंगे? एलिप्टिकल पाथ। सो ये हो गया एलिप्स, ये हो गए फोकस पॉइंट और ये हो गया एलिप्टिकल पाथ। क्लियर है? समझ में आया? पक्का? आगे बढ़ेंगे। अब कोई भी सोलर सिस्टम के बारे में पूछेगा तो सर्कल बताओगे कि एलिप्स बताओगे? क्या बताओगे? सेंटर बोलोगे कि फोकस पॉइंट बोलोगे? और सरकमफेरेंस बोलोगे कि एलिप्टिकल पाथ बोलोगे? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है क्या? तुम्हारे पेज का बुक नंबर 3 वहां पे तुम्हें कुछ एक 1.4 ऐसी कुछ डायग्राम दिख रही है? दिख रही है? ये शेप ना काइंड ऑफ कैसे बनता है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। कभी आइसक्रीम का कोन खाया है? कोन खाया है ना? मेवाड़ वाला कोन जिसे बोलते हैं, वो कोन ऐसे होता है, उल्टा करोगे तो ऐसे ही दिखेगा ना। इस कोन को अगर मैं ऐसे काटूंगी, स्लैंट, तिरकस, आड़ो, ऐसे अगर मैं कट करूंगी तो यहाँ का पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ दिखेगा, बराबर ना? कि असर इसे नहीं, ऐसे दिखेगा। सो यही शेप होता है एलिप्स शेप। समझ में आया एलिप्स शेप कैसे दिखता है, कैसे बनता है? क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अब 1.4 डायग्राम देखो, वो डायग्राम भी तुम्हें सर्कुलर शेप में नहीं एलिप्स शेप में दिख रही है, राइट? चलो अब फर्स्ट केप्लर्स का लॉ पढ़ते हैं और उस लॉ का और इस जो डायग्राम का हम लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन देखेंगे कि क्या है। लॉ कहता है द ऑर्बिट ऑफ a planet is an ellipse with the sun at one of the foci। क्या बोला? The orbit of a planet,
प्लैनेट का जो अपना एरिया होता है, अपना खुद का जो जोन होता है, उस एरिया या फिर जोन को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लैनेट यहाँ पर है, एक प्लैनेट यहाँ पर है, एक प्लैनेट यहाँ पर है। सो हर प्लैनेट का अपना अपना कुछ एरिया है, राइट? ठीक है, ये कौन से शेप में, सारे प्लैनेट से मिलकर एक जो शेप बना है वो एलिप्स शेप है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, मतलब जो प्लैनेट्स हैं उनका जो एरिया है, जो ऑर्बिट है, वो कौन से शेप से बना है? एलिप्स शेप से बना है। समझ में आया? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स with the sun at one of the foci. One of the foci क्यों? क्योंकि there are two foci ना, foci in the sense focus point. foci का मतलब होता है focus point. उन्होंने क्या बोला कि जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो कौन से शेप में होता है? एलिप्स शेप में होता है, with the sun at one of the foci. और उसी शेप में दोनों में से किसी भी एक फोकस पॉइंट में कौन बैठा है? सन बैठा है। समझ में आया? मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एलिप्स शेप जैसा है, और एलिप्स शेप में जो दो फोकस पॉइंट होते हैं, उस दो फोकस पॉइंट में से एक फोकस पॉइंट में कौन बैठा है? सन बैठा है। समझ में आया? वन ऑफ दी फोकाई क्यों बोला? क्योंकि देयर आर टू ऑप्शंस ना, ये हो सकता है या फिर वो हो सकता है, दोनों में से किसी भी एक में। समझ में आया? सो उस डायग्राम में देखो, तुम्हें इधर सन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, राइट? क्लियर है? अगर ये सर्कुलर शेप में होता तो क्या बोला जाता? द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन सर्कुलर शेप एंड सन एट द सेंटर, ऐसे बोलते, राइट? बट अब क्या बोला है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, मतलब एलिप्स शेप में है ऑर्बिट प्लैनेट्स का, और सन कहाँ पर है? उसके दो फोकस पॉइंट में से एक फोकस पॉइंट में, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। क्लियर? समझ में आया? थोड़ा सा हो गया? चलो, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? सेकेंड, आगे बढ़े, चलो। केप्लर्स सेकेंड लॉ। केप्लर्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? पढ़ेंगे पहला, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले तो इतना बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लर्न नहीं होगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। हम लोग सारी चीजें ना छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे हिस्से में करेंगे। उससे क्या होगा? तुम लोगों को दिमाग में रखने के लिए और समझने के लिए उसको हेल्प होगी। सो पहला तो क्लियर है, राइट? अब सेकेंड पे आएंगे। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, मतलब क्या? प्लैनेट जहां से लाइन जॉइन कर रहे हैं एंड द सन, प्लैनेट और सन को जो लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं, यहां तक पढ़ेंगे फिलहाल। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन, प्लैनेट और सन को जो लाइंस ज्वाइन कर रही है। इतना ही पढ़ा मैंने, उसके बाद कुछ पढ़ा है क्या? जितना पढ़ा उतना किया, राइट? क्या पढ़ा मैंने? द प्लैनेट एंड सन, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन क्या हो रही है? सन और प्लैनेट से क्या हो रही है? ज्वाइन हो रही है। वेरी गुड। सो मैंने फॉर एग्जांपल इसको ए नाम दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया, इसको डी दिया, इसको ई दिया और इसको एफ दिया। सो ए प्लैनेट सन को लाइन ज्वाइन किया, बी प्लैनेट ने सन से लाइन ज्वाइन किया, सी प्लैनेट ने सन से लाइन ज्वाइन किया, डी प्लैनेट ने सन से लाइन ज्वाइन किया कि नहीं? आगे बढ़े, नेक्स्ट। स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने? कि A से सन तक, B से सन तक, C से सन तक, D से सन तक जितना भी एरिया प्लैनेट्स ने सन से आते हुए जितना कवर किया है, वो स्वीप्स करना मतलब कवर करना, जितना भी कवर किया है वो सेम है, इक्वल है। क्या बोला मैंने? कि ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक किया है वो, यहाँ से यहाँ तक किया है वो, और यहाँ से यहाँ तक किया है वो सारे एरिया जितने इक्वल है, कितना है? इक्वल है। अब तुम बोलोगे कि ये मोटा है, ये छोटा है, ये सबसे मोटा है, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? ये नहीं लग रहा तुम्हें कि ये छोटा है बट ये ज्यादा मोटा है? लग रहा है ना?
बट ऐसे नहीं है। तुम्हें दिख रहा है ये इतना पतला है बट ये ज्यादा मोटा है। तो यही है कि यहाँ से जितना एरिया ऑक्यूपाई या फिर स्वीप किया है उतना ही एरिया यहाँ पर भी स्वीप किया है। सो सामने से देखोगे तो छोटा और मोटा दिखेगा, बट ऊपर से देखोगे तो सारा इक्वल दिखेगा। समझ में आया? सो ए से लेकर बी सन तक, बी से लेकर सन तक जितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, स्वीप किया है, वो कैसा है? इक्वल एरिया है। और उसी के साथ एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब जितना टाइम ए से प्लैनेट को लगता है, ए प्लैनेट से सन तक लगता है, बी प्लैनेट तक सन से लगता है, वो सारा टाइम कैसा है? सेम है, इक्वल है। क्लियर है? द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट्स एंड सन, जो लाइंस हम लोग ने प्लैनेट्स और सन से ज्वाइन की है वो इक्वल एरिया ऑक्यूपाई करती है एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करती है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब फॉर एग्जाम्पल इधर बताऊं, एक प्लैनेट यहाँ पर है और एक प्लैनेट यहाँ पर है, एक प्लैनेट यहाँ पर है। ये प्लैनेट को अपना पूरा डायरेक्शन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको पूरा करने के लिए लगेगा। समझ में आया? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब क्या? कि एक प्लैनेट को अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम सबको लगेगा। क्लियर? समझ में आया? और एरिया मतलब क्या? जितना एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई किया है उतना ही एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई किया है और उतना ही एरिया इन्होंने भी ऑक्यूपाई किया है। क्लियर? आगे बढ़े, थर्ड लॉ पर बढ़ेंगे। केपलर के थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट सिंपल लॉ पढ़ रही हूँ। पहला और दूसरा लॉ बहुत सिंपल था, जैसे बोल रही थी वैसे देख रही थी। राइट? मतलब जितना बोला जा रहा था उतना बोर्ड पे हम लोग को या फिर जितना डायग्राम में था वही सब था। पहले लॉ में क्या था कि सारे प्लैनेट्स होते हैं एलिप्स शेप में और दोनों में से एक में कौन होता है? सन होता है। दूसरा लॉ क्या बोल रहा था कि जितने प्लैनेट्स को सन से ज्वाइन करूंगी वो इक्वल एरिया ऑक्यूपाई करता है और सबको इक्वल टाइम इंटरवल लगता है। सिंपल था, क्लियर था, समझने भी और लर्न करने में भी वर्डिंग्स इजी थे। सबसे डिफिकल्ट जो बच्चों को जाता है वो होता है केपलर्स का थर्ड लॉ। बोर्ड में ये क्वेश्चंस हमेशा आता है, इसलिए केपलर्स लॉ को मैंने भी स्टार करके रखा है। और इसी में क्या करते हैं बच्चे? फर्स्ट लॉ लिख कर आते हैं, सेकेंड लॉ लिख कर आते हैं, डायग्राम निकाल कर आते हैं, बट थर्ड लॉ लिखते ही नहीं क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे कि इसके लिए थर्ड लॉ के लिए कुछ बेसिक चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। वो बेसिक चीजें पढ़े, ठीक है? पहले मैं पढ़ती हूँ केपलर का लॉ, उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम लोग थर्ड लॉ पे जाएंगे। राइट? करें स्टार्ट। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज directly proportion to the cube of mean distance of a planet from the sun। मुझे पता है पढ़कर भी कुछ समझ में नहीं आया। पहले और दूसरे लॉ में कुछ तो समझ में आ रहा था कि इनको बोलना क्या है, इसमें तो बोलकर भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे तीन ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें। चलो फिलहाल के लिए मैं केपलर्स का फर्स्ट लॉ रिमूव कर रही हूँ। इफ तुम्हें केपलर्स का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ देखना है तो बोर्ड पे ये तीनों लॉज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो केपलर्स के थर्ड लॉ के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, मीन डिस्टेंस क्या होता है, एंड लास्ट थर्ड थिंग मैंने क्या बोला कि
कि 3 ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले समझ कर लेनी है। फर्स्ट है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, सेकंड है मीन डिस्टेंस और थर्ड है प्रपोर्शन जिसमें है डायरेक्ट और इनवर्सल। सबसे पहले इस तीनों में से तुम्हें प्रपोर्शन या फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनवर्सल प्रपोर्शन ऐसे कुछ पता है क्या होते हैं 9th स्टैंडर्ड में? नहीं यार। मीन मीडियन मोड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, पता है। मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मीन क्या होता है ये 2 मिनट में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। 9th में तुझे मिले 80%, तुझे मिले 90%, तुझे मिले 80%, तुझे मिले 70%, तुझे मिले 60%, तुझे मिले 50%। अब तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, देयर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। इसको मिले हैं 80, इसको मिले हैं 90, किसी को मिले 80, किसी को मिले 70, किसी को मिले 60, किसी को मिले 50। 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, राइट? यही होता है मीन। मतलब हर बच्चे के मार्क्स को तुम लोग पहले सम करोगे, प्लस करोगे और जितने स्टूडेंट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट से उसके जो सम का जो आंसर आया है, टोटल नंबर ऑफ सम, उसको डिवाइड करोगे। ऐसे मीन निकालते हैं। कुछ याद आया? आगे जाकर हमें 10th में भी मीन मीडियन मोड करना है, भूलना नहीं है। सो चलो अब पहले एक्सप्लेन करूंगी मीन डिस्टेंस क्या होता है। मीन डिस्टेंस होता है, ये एक एलिप्स शेप है, यहाँ पर एक प्लैनेट है, यहाँ पर एक प्लैनेट है, एक इधर है, इधर है, इधर है, इधर है और इधर कौन है? सन है जो बैठा है। अब यहाँ से सन तक जाने के लिए अप्रोक्सीमेटली बोल रही हूँ, अज्यूम करो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना है? 5 किलोमीटर। यहाँ से जाने के लिए है 3 किलोमीटर, यहाँ से जाने के लिए है 6 किलोमीटर, यहाँ से जाने के लिए 7, यहाँ से जाने के लिए 8 और यहाँ से जाने के लिए 9। इसका मीन कैसे निकालोगे? फटाफट बोलो। 5 + 3 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, राइट? ऐसे निकालोगे मीन। क्लियर? समझ में आया? तो सारे प्लैनेट्स का सन तक का जितना डिस्टेंस है वो सबका लेकर उसका जो डिस्टेंस का मीन निकालोगे उसे बोला जाएगा मीन डिस्टेंस। क्या बोलोगे? मीन डिस्टेंस। और तुम्हारा मीन डिस्टेंस साइंटिफिक लैंग्वेज में केपलर्स के लॉ में कहां से रिप्रेजेंट होता है? एज अ आर रिप्रेजेंट होता है। क्या रिप्रेजेंट होता है? आर रिप्रेजेंट होता है। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़े। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व करना मतलब घूमना, राइट? पीरियड मतलब टाइम, कितना टाइम या फिर कितनी कालावधि, ऐसे मराठी में वर्ड होता है। सुना है कभी? पीरियड मतलब टाइम या फिर कालावधि, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। सो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब रिवॉल्व करने के लिए जितना टाइम लगता है वो। सो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब ही टाइम इंटरवल बोल सकते हो। अभी जो सेकेंड लॉ पढ़ा था उसमें हम लोगों ने टाइम इंटरवल देखा था। सो टाइम इंटरवल कैसे रिप्रेजेंट होता है? एज अ कैपिटल टी। अब ये 2 चीजें क्लियर है तुम्हें? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब घूमने के लिए जितना टाइम लगता है वो, और मीन डिस्टेंस मतलब हर प्लैनेट को सन तक जाने के लिए जितना डिस्टेंस है वो सारे प्लैनेट्स का डिस्टेंस लेके हम लोग ने क्या निकाला है? मीन निकाला है, जो यहाँ पर मैंने तुम लोग को करके बताया है। क्लियर? मीन डिस्टेंस क्लियर है? टाइम इंटरवल मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्लियर है? आगे बढ़े। लास्ट पॉइंट मैंने बोला था प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब क्या? एक होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन, एक होता है इनवर्सल प्रपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्सल प्रपोर्शन मतलब क्या बताती हूँ। जब मैं बोलती हूँ ना कि ए पर्सन बी पर्सन को डायरेक्टली प्रपोर्शन करता है, मैंने क्या बोला? ए पर्सन बी पर्सन को डायरेक्टली प्रपोर्शन करता है। सो डायरेक्टली प्रपोर्शन का साइन होता है अल्फा। क्या साइन होता है? अल्फा। मतलब क्या? ए पर्सन बी पर्सन को डायरेक्टली प्रपोर्शन करता है। और जब मैं बोलती हूँ कि ए पर्सन बी पर्सन को इनवर्सली प्रपोर्शन करता है, क्या बोल रही हूँ? इनवर्सली। तो ऐसे होता है ए पर्सन बी पर्सन को इनवर्सली प्रपोर्शन कर रहा है।
क्या कर रहा है, इनवर्सली प्रपोर्शन कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब तुम लोग बोलोगे कि a अल्फा b, a अल्फा 1/b ये है, इसे बोलेंगे डायरेक्ट और इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट। बट फिर भी तुम लोग को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब नहीं क्लियर हुआ है। एम आई राइट? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, लिखना तो समझ में आ गया, बट मतलब क्या, मतलब ये होता है जब A की प्राइस कम होगी तो B की भी प्राइस कम होगी। मतलब देयर आर A इज इक्वल टू B ना, A कम होगा तो B भी कम होगा, A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, राइट? सो तुम लोग बोलोगे कि तो A इज इक्वल टू B डायरेक्ट लिख लो ना, क्यों इतना अल्फा वल्फा बीच में डाल रहे हो, ऐसे बोल सकते हो, बराबर ना। मैंने क्या बोला, A डायरेक्ट प्रपोर्शन टू B का मतलब होता है अगर A की प्राइस बढ़ रही है तो B की प्राइस भी बढ़ेगी, A की प्राइस कम हो रही है तो B की प्राइस भी कम होगी। इसका ही मतलब जितना A है उतना ही B है, बरोबर ना। जेवढा A असणार तेवढाच B असणार। सो तुम लोग बोलोगे A इज इक्वल टू B क्यों नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये केपलर्स का लॉ है। केपलर बोलेगा जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही होगा, समझ में आया। और इनवर्स में क्या होता है, जब A की प्राइस बढ़ती है तो B की प्राइस कम होती है, और जब A की प्राइस कम होती है तब B की प्राइस बढ़ती है, क्योंकि ये इनवर्स है, उल्टा है। समझ में आया, क्लियर है। अब इस अल्फा को अगर हमें निकालना होगा तो केपलर बोलता है कि ठीक है तुम लोग को इज इक्वल टू चाहिए और मुझे अल्फा चाहिए, तो एक हम लोग ना सॉर्ट करते हैं कि इज इक्वल टू ले लो और उसके साथ क्या लेना पड़ेगा पता है, मेरे नाम का कीवर्ड। क्या लेना पड़ेगा, मेरे नाम का कीवर्ड, जिसे बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। सो वो बोलता है a इज इक्वल टू के बी, ऐसा लिख लो, मेरे को चलेगा। समझ में आया। सो अगर तुम्हें अल्फा हटाना होगा तो तुम लोग को हर जगह पे इज इक्वल टू के ये देना पड़ेगा। क्लियर है। अभी तक हम लोग केपलर्स के थर्ड लॉ पर नहीं आए हैं, अभी तक हम लोग सारी आजू बाजू पीछे की चीजें देख रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। सो a अल्फा b मतलब a डायरेक्ट प्रपोर्शन टू b और a इनडायरेक्ट प्रपोर्शन टू b, ये ऐसे होता है। क्लियर है ये दोनों चीजें। अब केपलर्स का थर्ड लॉ पढ़े। अगर इस सारे पॉइंट्स का तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना होगा तो तुम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अब डायरेक्टली केपलर्स का थर्ड लॉ विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्लियर करेंगे। ये रिमूव करूं, यहाँ पर कर दूं, ठीक है। चलो, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहां से डिनोट होता है, एज अ कैपिटल टी। मीन डिस्टेंस कैसे डिनोट होता है, एज अ स्मॉल आर। अब देखो पढ़ेंगे, जैसा पढ़ रही हूं वैसा यहाँ पर करते जाऊंगी। मैंने क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, मतलब रिवॉल्व करने के लिए जितना टाइम लगता है वो किससे डिनोट करते हो, टी से। सो स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर मतलब किसी का तो स्क्वायर, किसका, ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को टी लिखो क्या, तो स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है। अराउंड द सन, अराउंड द सन मतलब सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं उनका स्क्वायर इज डायरेक्टली, एम आई राइट, डायरेक्टली को सिर्फ अल्फा डालू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू whom, टू किसको, किसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर रहा है, द क्यूब ऑफ, किसी के तो क्यूब को, पर किसके क्यूब को, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से लेकर प्लैनेट तक का जो मीन डिस्टेंस है उस मीन डिस्टेंस को वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर रहा है। अब इजी लगा ये लॉ, जो पहले पढ़ा था वो कितना डिफिकल्ट था, पर अब हमें ये तीन चीजें पता चली तो वो कितना इजी हो गया। क्लियर है। सो जैसे मैंने बोला वैसे मैंने किया, समझ